रात का समय था। विक्रम नगर का राजा उग्रसेन अपने कक्ष में आराम की नींद सो रहा था कि तभी एक आहट से उसकी आंख खुल गई। अचानक से वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक नकाबपोश हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा था। कौन हो तुम और तुम मेरे कक्ष में कैसे आए? तभी वो नकाबपोश हाथ में तलवार लिए हुए वहाँ से भाग गया। राजा उग्रसेन अपने कक्ष से दौड़ता हुआ बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। लगता है वो नकाबपोश मेरी हत्या करने के इरादे से मेरे कक्ष में आया था। या तो वो मेरे किसी शत्रु का भेजा हुआ हो सकता है जो महल की सुरक्षा को भेद कर मेरे कमरे में घुसाया, या फिर मेरा ही कोई अपना जो मेरा छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है। अगले दिन राजा उग्रसेन अपने दरबार में मंत्री जगन्नाथ से बोले, मंत्री जगन्नाथ, कल रात एक नकाबपोश मेरे कक्ष में आया था। उसके हाथ में तलवार थी। जैसे ही मेरी आंख खुली, अचानक वो कक्ष से बाहर भाग गया। मुझे लगता है वो मेरी हत्या करने के इरादे से मेरे कक्ष में घुसा था। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, महाराज, महल की सुरक्षा तो इतनी मजबूत है कि कोई भी बाहर का सुरक्षा घेरा तोड़कर महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है। तुम सही कहते हो मंत्री, मेरे मन में भी यही विचार आया था। महाराज, कल मैं आपके सबसे छोटे पुत्र राजकुमार केशव को आपके कक्ष के आसपास टहलते हुए देखा था। ये सुनकर राजा उग्रसेन के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। वो तुरंत अपनी पत्नी रानी चंद्रिका के कक्ष में चला गया। क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये क्रोध कैसा? राजा उग्रसेन अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, मंत्री ने बताया कि केशव कल रात मेरे कक्ष के आसपास टहल रहा था। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जिस नकाबपोश को आपने देखा वो आपका पुत्र राजकुमार केशव है? हालात यही इशारा कर रहे हैं। वैसे भी मेरा सबसे छोटा पुत्र केशव किसी काम धाम का है नहीं। जब से वो पैदा हुआ है तब से वो मेरे लिए केवल मुसीबत ही बना रहा है। तभी वहाँ पर राजकुमार केशव के 2 बड़े भाई और राजा उग्रसेन के 2 बड़े बेटे राजकुमार अर्जुन और राजकुमार वीर वहाँ पर आ पहुँचे। पिताजी, मंत्री ने बताया कि कल आपके कक्ष में कोई तलवारबाज था। क्या उसने कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्या आप जानते हैं वो कौन था? मेरे वीर पुत्रों, अगर मैंने उसे देखा होता तो वो अब तक जीवित नहीं होता। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो तुरंत कक्ष से बाहर भाग गया। आपको किस पर शक है पिताजी? मुझे शक नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये घटिया काम मेरे पुत्र राजकुमार केशव के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जाओ, जाकर राजकुमार केशव को महल के राज दरबार में लेकर आओ। आज हम कोई कड़ा फैसला करके रहेंगे। इतना बोलकर राजा उग्रसेन गुस्से से कक्ष से बाहर निकल गया। इधर राजा उग्रसेन का छोटा बेटा महल के बगीचे में बैठा हुआ गहरी सोच में गुम था कि तभी उसके 2 बड़े भाई वहां आ पहुँचे। केशव, तुम यहाँ बैठे हो? पिताजी कितने गुस्से में हैं। उन्होंने तुम्हें तुरंत महल के राज दरबार में बुलाया है। आखिर पिताजी गुस्से में क्यों हैं? और उन्होंने मुझे ही क्यों बुलाया है? राजकुमार केशव की बात सुनकर वीर सिंह उसे सारी घटना बताते हुए बोला, केशव, पिताजी के ऊपर कल रात किसी ने हमले का प्रयास किया। वो तो अच्छा हुआ कि पिताजी की आंख खुल गई और उनको शक है कि वो नकाबपोश तुम थे। ये सुनकर केशव बुरी तरह से चौंक पड़ा। पिताजी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? वो ऐसा बेवजह नहीं सोच रहे केशव। मंत्री जगन्नाथ ने उन्हें बताया कि कल रात पिताजी के कक्ष के आसपास उसने तुम्हें टहलते हुए देखा था। ये सच है कि मैं पिताजी के कक्ष में रात में गया था, परंतु मैं उन्हें केवल देखने के लिए गया था। देखने के लिए गया था से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सब तो जानते हो कि जब मैं छोटा था तब पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते थे। मुझे आज भी याद है, वो मेरी हर इच्छा को पूरा करते थे। मगर कुछ वर्षों से पता नहीं क्यों अचानक पिताजी को मुझसे नफरत क्यों हो गई। वो मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, परंतु मेरे दिल में अपने पिता के लिए प्रेम कम नहीं हुआ। जब पिताजी रात में सो जाते हैं तो मैं अक्सर उनके कक्ष में जाकर घंटों उन्हें देखता रहता हूँ, और कल रात भी मैं वही करने के लिए गया था। वो सब तो मुझे नहीं पता केशव, परंतु तुम्हें अभी इसी समय राजमहल के दरबार में पहुंचना होगा। कुछ ही देर में केशव राजमहल के दरबार में अपने पिता राजा उग्रसेन के सामने खड़ा हुआ था। राजा उग्रसेन गुस्से से केशव से बोला, मुझे तुमसे ऐसी घटिया उम्मीद नहीं थी केशव।
कि तुम अपने ही पिता की हत्या का प्रयास करोगे। क्या तुम कल रात मेरे कक्ष के आसपास नहीं मंडरा रहे थे? पिताजी, ये सच है कि मैं आपके कक्ष में कल रात गया था, परंतु मैं कल रात ही नहीं बल्कि हर रात आपके कक्ष में जाता हूं, क्योंकि मैं आपको देखे बगैर सो नहीं सकता। बकवास बंद करो केशव। सच तो यह है कि तुम मेरे पुत्र के नाम पर कलंक हो। केशव, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने राज्य से, अपने वंश से बेदखल करता हूं। आज से तुम आम प्रजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। जाओ, इसी वक्त यहां से निकल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर केशव की आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे धीरे कदमों से राजमहल से बाहर निकल गया और राजमहल से बहुत दूर जाकर एक पेड़ के छाया में बैठकर रोते हुए अपने आप से बोला, ये तो बिल्कुल सही न्याय नहीं हुआ पिताजी। हर बार की तरह इस बार भी आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि आपने मुझे राजमहल से बेदखल कर दिया। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आपने मुझे अपने वंश से ही बेदखल कर दिया, लेकिन मैं फिर भी आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं आज से अपना जीवन आम इंसानों की तरह व्यतीत करूंगा। कुछ देर बाद केशव को भूख लगने लगी। मुझे तो बहुत तेजी से भूख लग रही है। अब मैं कोई राजकुमार तो नहीं हूँ। रोटी खाने के लिए मुझे अब मेहनत करनी पड़ेगी। राजकुमार केशव आम इंसानों के कपड़े पहनकर एक खेत में चला गया और खेत के मालिक से बोला, मैं दूसरे राज्य से आया हूँ, मुझे काम की तलाश है। खेत का मालिक केशव को बहुत गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारी शक्ल तो महाराज के सबसे छोटे पुत्र से बहुत अधिक मिल रही है। तभी खेत के मालिक के बगल में खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो? वो तो राजकुमार केशव हैं। वो भला तुम्हारे खेत में काम करने के लिए आएंगे? मूर्ख हो गए हो क्या? सही कह रहे हो तुम, मेरी ही बुद्धि मारी गई है। इतना बोलकर वो केशव से बोला, जाओ जाकर खेत में मिट्टी खोदने का काम करो। राजकुमार केशव पूरी मेहनत से सुबह से शाम तक खेत में मिट्टी खोदता रहा। शाम को खेत के मालिक ने कुछ मुद्राएं देकर केशव को विदा कर दिया। मुद्राएं देखकर केशव अपने आप से बोला, ये तो केवल इतनी ही मुद्राएं हैं जिससे मैं केवल 2 रोटी खरीद सकता हूँ। अब मुझे पता लगा कि आम प्रजा कितनी मेहनत करके अपने लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाती है। राजकुमार केशव 2 रोटी खरीदकर उसी पेड़ के पास आ पहुंचा जहां पर वो सुबह बैठा हुआ था। केशव रोटी को खाने ही वाला था कि तभी एक गंदा और मैला दिखने वाला व्यक्ति वहां आ पहुंचा और केशव से बोला, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे खाने के लिए रोटी दे सकते हो? मेरे पास केवल 2 रोटियां हैं, इसमें से एक तुम ले लो। एक मैं खाकर अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। नहीं, मैं 2 रोटी खाता हूँ। एक रोटी से मेरे पेट की भूख नहीं मिटेगी। तुम मुझे अपनी दोनों रोटी दे दो। अगर मेरी दोनों रोटियां खाकर तुम्हारे पेट की भूख शांत हो सकती है तो ये तुम खा लो। लो। केशव ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वो गंदा और मैला दिखने वाला व्यक्ति एक साधु में परिवर्तित हो गया। साधु आश्चर्य और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए केशव से बोला, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हो उस पेड़ के नीचे बैठकर मैं तपस्या करता हूँ। सुबह जब तुम अकेले में बातें कर रहे थे तब मैं पेड़ के पीछे से तुम्हारी बात सुन रहा था। मैं जानता हूं कि तुम राजा उग्रसेन के सबसे छोटे पुत्र राजकुमार केशव हो। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति इंसानियत है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ली थी जिसमें तुम उत्तीर्ण हो गए। अब मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ साधु महाराज, मैं केवल एक आम व्यक्ति हूँ। नहीं, तुम ही असली राजकुमार हो और तुम ही अगले राजा बनोगे, परंतु राजा बनने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। साधु महाराज, जब आपने सुबह सब कुछ सुना ही था तो आप जान गए होंगे कि मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। काला जादू? हाँ, काला जादू। उसी काले जादू के असर से तुम्हारे पिता अचानक तुम्हें नापसंद करने लगे। हालांकि पहले वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से कुछ दूर व्यापारियों की नगरी है जिसे व्यापार नगरी कहा जाता है। तुम वहां पर चले जाओ। तुम्हें वहां पर 2 व्यक्ति बातें करते हुए मिलेंगे अपने सपने के बारे में। पहला व्यक्ति अपने सपने के बारे में जो कुछ भी बताएगा उसका सपना सत्य होगा।
तुम उसके सपने में बताए हुए स्थान पर चले जाना। साधु के कहने के मुताबिक केशव व्यापार नगरी की ओर चल दिया। केशव रात भर घनी झाड़ियों को पार करता हुआ सुबह तक व्यापार नगरी के पास पहुंच गया। केशव थककर चूर हो चुका था। उसने देखा कि व्यापार नगरी की सीमा पर दो व्यक्ति सो रहे थे। केशव उन